एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिस्टर को उनको दिखाया जाता है जो कि वहां पर आकर सरेंडर कर देती है और उन लोगों से कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम लोग सिर्फ वही उड़ान के पीछे पड़े हुए हो और तुम उसे पकड़ना चाहते हो और जो बाकी के लोग इनोसेंस हैं उनका तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम उसे पकड़ कर ले जा सकते हो और हमें जाने दो। और अगर तुम हमें यहाँ से जाने देते हो तो हम ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है और हम लोग यहाँ पर तुम्हें पैसे भी देने के लिए तैयार है हमें जाने के बदले में। दूसरे मन में सोचते हुए कह रही होती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, मुझे हावा को यहाँ से निकालना होगा जल्द से जल्द। तभी वह सामने वाली लड़की आती है और उससे कहने लगती है कि सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम तो मौके का फायदा बहुत अच्छी तरीके से उठाना जानती हो और तुम आते ही अपनी रिलेशनशिप को उसके साथ क्लियर कर दे रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारा उस लड़की के साथ वेइनान के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन आपको तो ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और अब प्रोफेशनल्स लोग कभी भी अपने सबूत पीछे नहीं छोड़ते। और आखिरकार हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें दर्द महसूस नहीं होने देंगे जब हम तुम्हें मारेंगे। और पागलों की तरह हंसने लगती है बड़ा डरावना लुक बनाते हुए। तभी वेइनान उससे बोलने लगती है कि ये वह लोग नहीं है जिनसे हम नेगोशिएट कर सकें, जब यहाँ फाइट स्टार्ट होगी तब मैं इन सबको संभाल लूंगी, तुम जाओ और हाव को लेकर यहाँ से निकलो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा, तुम दोनों यूए और जांग क्वीन, तुम्हें हाव को लेकर यहाँ से बचाकर जल्द से जल्द निकलना होगा, वो भी सुरक्षित। ये बात हाव जब सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और घबराने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, क्या ये चाहते कि मैं यहाँ पर अकेले बचकर भाग निकल जाऊँ? मुझे लगता है कि ये लोग गलत सोचने में लगे हुए हैं, ये इतना आसान नहीं होने वाला। अभी की सिचुएशन देखकर साफ साफ पता चलता है कि जो अदर पार्टी जब मैं पकड़ने के लिए आई हुई है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, सारी की सारी तैयारी कर रखी है। और यहाँ तक मुझे लगता है कि इनके और भी साथी आसपास मौजूद होंगे, हमें कोई दूसरा और रास्ता ढूंढना होगा। तभी दूसरी जो लड़की होती है वो ऑर्डर दे देती है उन्हें मारने के लिए और बाकी के जो कमांडर्स होते हैं उनके साथी के मेंबर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसे मारने के लिए आगे कूद पड़ते हैं। और तीनों की तीनों लोग तीनों की तीनों लड़कियां हावा को बचाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर को उनको दिखाया जाता है जो कि हाव की तरफ बढ़ने लगती है उसे बचाने के लिए और कहने लगती है कि हावा तुम मेरे पास आओ। तभी पीछे से एक लड़की उस पर अटैक करने लगती है अपने चाकू से और उससे कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ बचकर भागने की कोशिश कर रही हो? तभी हावा सिस्टर को उनको बचाने के लिए वहां पर आगे आता है और डायरेक्टली उस पर अटैक करने लगता है और उससे कहने लगता है कि सिस्टर को देखकर ये लड़की आप पर अटैक करने वाली है। लेकिन वो जो सामने लड़की उस पर अटैक कर रही होती है उसे लगता नहीं है कि हावा इतना ज्यादा पावरफुल होगा और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब हाव का एक अटैक एक पंच उसको लगता है तो वो दूर जाकर गिरने लगती है और जब सिस्टर को उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल देखती है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है मन में सोचते हुए कि आखिरकार जो मेरा हाव है वो अचानक से उसके पास इतनी ज्यादा अच्छी स्किल्स कहाँ से आ गई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है उसके लिए। तभी हावा जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि वेइनान यू है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें उन लोगों से फाइट करना बंद करना होगा, मैं बचकर यहाँ से जल्दी से जल्द निकलना है। और जब वह लड़की हावा को इस तरीके से फाइट करती हुए देखती है तो उसकी नजर उसी पर टिक जाती है और तभी अपना क्रॉसबो निकालते हुए उस पर शूट करने लगती है। दूसरी तरफ सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर की पार्टी चल रही होती है, वो सोच रहा होता है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पर लिली भी अपनी बियर पी रही है और सभी को कांग्रेचुलेट कहते हुए बधाइयां देते हुए कहने में लगी हुई होती है कि हमारा इस बार का शो है वो वाकई में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है और इसका इस्तेमाल करके हमारे शो की जो रेटिंग्स है मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। और सभी के सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं कि सभी ने काफी ज्यादा अच्छी मेहनत करी। तभी लिली डायरेक्टर से कहने लगते कि इस बार अगर शो में जो लास्ट के जो मूवमेंट है उधर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको प्रमोशन जरूरी डेप्यूटी डायरेक्टर में हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आपका प्रमोशन हो जाए तब आप मुझे भी प्रमोशन दिलवा दोगे। और वो डायरेक्टर उसकी बात मान लेता है। ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों नशे में है। सीन शिफ्ट होता है वेइनान की तरफ, जहाँ पर उनकी फाइट चल रही होती है और सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं इतने ज्यादा मेंबर से फाइट करने के कारण। और तो और वेइनान को चोट भी लगी हुई होती है उनके गुब्बारों पर। तभी वो उससे पूछने लगती है हाउ से, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम वापस से उसी गुफा में जाकर बचकर निकलने की कोशिश करना चाहते हो? तभी हाउ से कहने लगता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त हम उस गुफा में मौजूद थे उस वक्त मैंने ऐसा महसूस किया था जैसे कि दूसरी तरफ गुफा के दूसरी तरफ से हवा आने में लगी हुई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो गुफा है उसका जो एक दूसरा एंड है वो कहीं और पर खत्म होता है, तो हमारे वहां से निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। भले ही मैं 100% श्योर नहीं इस बात को लेकर, लेकिन यहाँ इनसे फाइट करने से तो बेटर है कि हम लोग पीछे जाएं और कुछ मौका मतलब अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करें। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि ये लोग ऑलरेडी अपने मौत के करीब पहुंच चुके हैं, अब इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता हमसे। तभी जब वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते तभी वेइनान हाउ से कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ से पहले निकलो, मैं यहाँ पर इन्हें रोक कर रखूंगी, क्योंकि जहाँ पर निकलने की जो जगह है वहां से जगह मौजूद नहीं है और एक साथ इतने ज्यादा लोग नहीं जा सकते और एक एक कर ही जा सकते हैं। और तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को संभालती हूँ और इन लोगों को संभालने के बाद मैं वापस जरूर आ जाऊंगी वहां पर तुम्हारे पास। ये बात सुनने के बाद हाउ वहां पर जाने के लिए राजी नहीं होता और कहने लगता है कि ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। लेकिन वेइनान उसको मना करती है और उससे कहने लगती है कि इस तरह की सोचना बंद करो, ये सारी की सारी सिचुएशन हो रखी है वो मेरे कारण
हो रही है और मैं इस बात की रेस्पॉन्सिबल लेने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जितना जल्दी हो सके रेस्क्यू बुलाकर लेकर आओ ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। तभी वो जो लड़कियां होती हैं वो वेइनान पर अटैक कर देती हैं और उससे कहने लगती है कि तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगी, इस तरीके से हमें इतना कमजोर समझना बंद कर दो। और वेइनान भी उन पर अटैक करने लगते हैं वापस से और उन तीनों से कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। और ज़ांग हाओ भी यहाँ पर सोचने लगता है कि क्या करूँगा मैं, और वो भी वहाँ से चला जाता है, तुरंत डिसीजन लेती है और कहने लगता है कि हमारे पास ज्यादा मौका नहीं बचा हुआ है कोई और भी, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और इस तरीके का जब डिसीजन लेता है तो सिस्टर क्वीन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हाँ वहाँ से भाग रहा है, भागते हुए कहने में लगा होता है कि इस गुफा के अंदर वे सप्लाईज अभी भी मौजूद होंगी जिसे हमने यहाँ से निकलते वक्त नहीं लिया था, हम उन सप्लाईज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कैंप किया था। और जब वो वहाँ पर पहुंच जाता है तो देखता है कि यहाँ पर श्योरली निकलने का रास्ता मौजूद है और इस बात को कंफर्म कर लेता है और उनसे कहने लगता है कि सिस्टर कौन यू है, तुम इन सप्लाईज को उठाओ और जल्दी से जल्द बाहर निकलो। इसके अंदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी मौजूद है, आप इनका इस्तेमाल कर रेस्क्यू टीम को बुला सकते हो। और ये जो काम है एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं जल्दी से जाकर वेइनान को वापस लेकर आना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन घबराने लगती है और उससे कहने लगती है जरा 1 मिनट रुको ज़ांग हाओ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें जहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा वो भी एक साथ। तभी वो उससे कहने लगता है कि सिस्टर क्वीन हमें पता है कि हम लोग वेइनान को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो और हम भी नहीं चाहते कि उसके मैटर में हम टांग अड़ाएं, लेकिन इस वक्त हम उसे यहाँ पर अकेले छोड़कर इस तरीके से नहीं जा सकते। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे बचाने के लिए उसके पास जाना ही होगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ से इस गुफा से जल्द बाहर निकलो। और जब वो इतना सीरियस सिस्टर क्वीन उसका चेहरा देखती है तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाती और ज़ांग हाओ वहाँ से चला जाता है और सिस्टर क्वीन बस पीछे देखती रह जाती है। और जब वो इस तरीके के डिसीजन देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है और काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और मन में सोचते हुए कहने लगते कि अचानक से मुझे ज़ांग हाओ को देखकर ऐसा की फील हो रहा है जैसे कि सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब हो ज़ांग हाओ के बारे में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेइनान और उन मेंबर्स की फाइट चालू हो जाती है जहाँ पर वेइनान ने उसके एक मेंबर की गर्दन पकड़ ली होती है और वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पा रही होती और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती है कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम सभी की बोटी बोटी कर चील कौओं को खिला दूंगी। तभी जो ऑर्गेनाइजेशन की लड़की आई होती है वो उससे कह रही होती है शिट, हम इस पर अटैक करने के लिए जल्दबाजी में आ गए हैं, जल्दबाजी के चक्कर में हमने यहाँ पर गन्स भी प्रिपेयर नहीं की इसे मारने के लिए, ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। और जिस केव के अंदर ये मौजूद है वहाँ पर उसकी जो एंट्रेंस है वो वाकई में बहुत ज्यादा छोटी है, इससे कि हमें अंदर जाने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और एक बार में सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है। और जो वेइनान है वो वाकई में 1v1 फाइट करने में लगी हुई है, तो हम लोग डायरेक्टली उस पर अटैक भी नहीं कर सकते। तभी वेइनान उससे कहने लगते कि लू जुआ तुम एक बात को लेकर सही थी, और जो लू जुआ है वो और कोई नहीं बल्कि मैं वही ब्लैक वाइट लड़की है जिसके पास बड़े बड़े गुब्बारे हैं। तभी वेइनान उससे कहने लगते कि तुम इस बात को लेकर सही थी कि हमारी और तुम्हारे बीच की जो दुश्मनी है उसे हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, आज हम में से और तुम में से एक ही बंदा जिंदा लौटकर जा सकता है। चिंता मत करो, अगर मैं आज यहाँ से बचकर निकल गई तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इस धरती से मिटा दूंगी, पक्का, ये कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम बस मेरा इंतजार करो। और पीछे चुप के धीरे धीरे वो वापस गुफा के अंदर चली जाती है और ये लड़की जब देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है, निक फ्यूरी जैसी दिखने वाली, और वो इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि वो एरो को शूट कर देती है और वह अंधेरी गुफा में पता नहीं किसको जाकर एरो लगता है, कोई आइडिया नहीं है। और जाते हुए जब देखते तो मन में सोचते कहने लगते कि हम इन्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं देने जा सकते, और गुस्से में कहने लगती है अपने साथी से कि तुम यहाँ के इस रास्ते को संभालोगे, ये लोग यहाँ से बाहर निकल ना पाए, मैं जाकर इस गुफा का जो दूसरा एंड है मैं वहाँ पर उस जगह को संभाल लूंगी और मैं कंफर्म करूंगी कि वो लोग यहाँ से गुफा से जिंदा बचकर ना निकल पाए। और भाई इसका जो गुस्से वाला चेहरा होता है, आप बताओ कैसा लग रहा है आपको। दूसरी तरफ हमें ज़ांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि वेइनान को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और मन में सोचता कहने लगता है कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाएगी जब मैं यहाँ पर वैरायटी शो के लिए बाहर आऊंगा और अटैक करने वाले और कोई नहीं बल्कि मैं वेइनान का पीछा करने वाले लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वेइनान बिल्कुल सुरक्षित होगी। तभी अचानक से उसकी नजर किसी पर जाती है जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और देखता है वेइनान को जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है और उसके कंधे में एक एरो भी घुसा हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट एरो शूट किया गया था वो उसकी बॉडी में घुस चुका है और उसे काफी ज्यादा चोट लगने के कारण उसे चलने में भी परेशानी आ रही होती है और उसकी सांसें भी तेज चल रही होती हैं। और जब ज़ांग हाओ उसे देखता है तो वो घबरा जाता है और वेइनान के पास जाकर उसे पकड़ते उससे कहने लगता है वेइनान क्या तुम सुरक्षित हो, तुम ठीक हो, तुम तो क्रॉसबो से हिट कर दिया गया। तभी वेइनान ज़ांग हाओ को जब देखती है तो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर वापस क्या करने में लगी हुई, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी ज़ांग हाओ उससे कहने लगता है कि किस्मत से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे पास जल्दी से जल्द आ गया लौटकर, और वहाँ पर मैंने कंफर्म कर लिया है कि इस गुफा का दूसरा एंड भी हम वहाँ से बचकर निकल सकते हैं। तभी वेइनान उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी जान बचाना पहले जरूरी है, तुम जल्दी से जाओ, क्या होगा अगर उन्होंने हमें डायरेक्ट जाकर यहाँ पर पकड़ लिया तो फिर से। तभी वो ज़ांग हाओ उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं करोगी, मेरी बात समझ में आई तुम्हें। और तभी वो अपनी बाहों में उसे उठा लेता है जिसको देखकर वेइनान सरप्राइज हो जाती है। और भाई जिस तरीके से उसने उठा लिया है अब लग रहा है ना बिल्कुल रोमांटिक सीन पूरा वाला, भाई साहब पूरी तरीके से प्यार में पड़ चुकी है वेइनान अब तो। तभी रोमांटिक वाली
आवाज में जांग हाओ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के और सीरियस होते हुए उससे कहने लगता है कि वे नान, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और वो शर्माते हुए इससे कहने में लगी हुई होती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए इस तरीके से क्यों आ रहे हो, हमारे साथ तो कुछ भी, हमारे दोनों के बीच में कुछ भी रिलेटेड नहीं है। क्या तुम मेरे साथ जो कांटेक्ट था वो ऑलरेडी कट नहीं करना चाहते थे और तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहते थे? लेकिन अगर मैं इस तरीके से डिसअपेयर हो जाती हूँ और मर जाती हूँ तो तुम्हारे लिए तो फायदा होगा ना, इससे तुम्हें मुझे आगे चलकर फ्यूचर में नहीं झेलना पड़ेगा और तुम आसानी से अपनी जिंदगी जी सकते हो। ये बात सुनने के बाद जांग हाओ भड़क पड़ता है और उससे क्या लगता है कि तुम आखिरकार क्या बकवास करने में लगी हुई हो, और जब तुम्हारे कंधे से इस तरीके से खून निकल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो और कुछ भी मत बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या होता है, तुम्हें बस इंतजार करना होगा जब तक हम यहाँ से बाहर न निकल जाए सिचुएशन से। और जब इतना ज्यादा सीरियस वेइनान उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और चेहरा उसका टमाटर तरह लाल पड़ जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इस तरीके से जो अपनी बाहों में मुझे उठाया हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसा कि मैं एक बहुत ज्यादा सुरक्षित जगह पर आ गई हूँ। दूसरी तरफ कहीं और का सीन शिफ्ट होता है। ये जगह कोई और नहीं बल्कि मैं उस गुफा का दूसरा छोर है, एंड छोर, जहाँ पर सिस्टर क्वीन और यू है उसका इंतजार कर रहे होते हैं और कह रही होती है सिस्टर क्वीन, मैं बहुत ज्यादा अनॉक्सियस हूँ, आखिरकार जो हाव हाव है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया, नहीं मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अंदर जाकर चेक करना होगा हाव हाव को। लेकिन जैसे वो जाने लगती है तो वहाँ पर बाहर अंदर से किसी को निकलते हुए दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैं हाव हाव होता है, जो कि वेइनान को अपनी बाहों में उठाकर लेकर आया होता है और उससे कह रहा होता है सिस्टर क्वीन आपको अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बाहर आ चुका हूँ। और वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। ये देखने के बाद यूए उससे कहने लगती कि जांग हाओ तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम हो, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि इस गुफा के दूसरे छोर पर एक एग्जिट मौजूद है और ये जो पैसेज है वो बहुत ज्यादा छोटा था जिसमें एक बंदा एक ही बार में निकल सकता था। दूसरी तरफ सिस्टर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि इस सिचुएशन को देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं किस तरीके से जांग हाओ वेइनान को अपनी बाहों में उठाया हुआ है। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि जांग हाओ वेइनान को सबसे पहले नीचे उतारता है जिसके कंधे पर वो एरो अभी भी लगा हुआ है जिससे खून निकल रहा है उसके बॉडी से। तो उसे नीचे बिठाने के बाद जांग हाओ सिस्टर क्वीन से कहने लगता है कि सिस्टर क्वीन जरा वेइनान को देखो, इसको चोट लगी हुई है और इसके एरो के कारण इसके खून निकलने में लगा हुआ है, तो अब मैं चाहता हूँ कि अभी सिचुएशन के देखते हुए आप इसका इलाज करो जितना ज्यादा हो सके उतना। ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन कुछ भी नहीं कह पा रही होती कि आखिरकार इसके जो दुश्मन है अब उसी का इलाज इसे खुद अपने हाथों से ही तो करना पड़ेगा ना, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। आखिरकार बोला भी तो हाँ जांग हाओ है ना, और वो एग्री हो जाती है और उस घाव को देखने के बाद कहने लगती है कि किस्मत वाली बात है कि इसको ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी हुई है, लेकिन इसकी बॉडी से जो खून है वो काफी मात्रा में ऑलरेडी निकल चुका है, जो कि बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। और तो और हमारे पास बिल्कुल भी टूल्स मौजूद नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो हमें इसकी ब्लीडिंग रोकनी होगी। जहाँ पर जो एरो लगा हुआ है वहाँ से जो खून निकल रहा है उस जगह को स्टॉप करना होगा और उसके बाद हम इसे बैंडेज कर देंगे। तभी वे अपने कपड़े उतार कर अपनी शर्ट फाड़ लेती है और शर्ट फाड़ने के बाद उसके चोट की जगह पर उसे लगाने लगती है। और इस तरीके के व्यवहार देखने के बाद जो वेइनान होती है उससे कहने लगती है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम मुझे बचाना चाहती हो? तभी सिस्टर मुझसे कहने लगती है कि तुम्हें इस बात का डर सच में है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी? हाँ उन्हें अपनी जान की बाजी दाव पर लगा दी है तुम्हें वापस लाने के लिए ताकि वो तुम्हें बचा सके। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो हावा ने इतनी मेहनत की है तुम्हें बचाने के लिए, मैं उसके जो एफर्ट्स हैं वो इतने ज्यादा वेस्ट तो नहीं जाने दे सकती। लेकिन फिर भी हम लोग अभी सबसे ज्यादा डेंजर वाली सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं और हमें ये भी नहीं पता कि आखिरकार जो किलर्स हैं वो कब वापस आ जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें ट्रीट करने के बाद मैं हावा को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। जब हावा ये बात सुनता है तो वो सिस्टर क्वीन से कहने लगता है कि सिस्टर क्वीन जरा 1 मिनट रुको। तभी वेइनान हावा से कहने लगते कि तुम कुछ मत कहना, जो तुम्हारी जो जांग क्वीन है वो सच कहने में लगी हुई है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन अटैक कर रही है उनका जो मेन टारगेट है वह मैं हूँ और वो मेरा पीछा करेंगे। और अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो, जरा मुझे ये कंडीशन देखो, मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है कि मैं ढंग से चल भी नहीं पा रही और मुझे चोट भी लगी हुई है, और अगर मैं तुम अपने साथ ले जाते हो तुम्हारी जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी और वो मेंबर्स तुम्हें पकड़ लेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, और ऐसा हुआ तो हम में से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं जा पाएगा। और तो और हमारे ब्लड मून की जो रिसर्च है हमें वो भी तो कंप्लीट करके दिखानी है। एक बार तुम यहाँ से इस सिचुएशन से बचकर बाहर निकल जाओगे तो तुम्हें सेक्रेटरी जिनके पास जाना होगा वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। ये बात सुनने के बाद जो सिस्टर क्वीन होती है वो सरप्राइज हो जाती है कि ब्लड मून ये क्या चीज है। तभी जांग हाओ बीच में कूद पड़ता है और उससे कहने लगता है कि अभी ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है इस तरीके से बातें करने की तुम्हारी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर यहाँ से तुम्हारे साथ ही निकलेंगे हम चारों के चारों लोग। तभी सिस्टर क्वीन चिल्लाने लगती है बहुत ज्यादा गुस्से में और उससे कहने लगती है क्या तुम वाकई में वेइनान के लिए यहाँ पर खुद मरना पसंद करोगे? आखिरकार तुम जानते ही हो कि जो फाइट है वो इन दोनों के बीच में चल रही है, तुम अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो बीच में? और हम लोग बस ऑर्डिनरी पीपल हैं, हम उनसे फाइट नहीं कर सकते। तुम दूसरों के काम में टांग अड़ाना बंद करो और मेरे साथ चलो, हम लोग अपनी ओल्ड लाइफ में वापस चले जाएंगे। तभी जांग हाओ ये सुनने के बाद उससे कहने लगता है सिस्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वापस जा सकता हूँ। आखिरकार
मैं ओरिजिनल वाला जांग हाओ नहीं हूँ। तभी वो सिस्टर क्वीन से कहने लगता है कि वेइनान ने कई बार मेरी जान बचाई है, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं जाने दे सकता। इस बार भी मेरी जान बचाई है इसने, और एक असली मर्द होने के नाते मैं ऐसे किसी को यहाँ पर नहीं जाने छोड़कर नहीं जा सकता जिसने मेरी जान बचाई हो। ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन भी सरप्राइज हो जाती है, और जब इस तरीके से कहते हुए यूएया सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और भाई देखो भाई कितना प्यार है, वो उसकी हर बात पर भरोसा करने के लिए तैयार होती है और कहने लगती है जिस तरीके से जांग हाओ कहने में लगा हुआ है, जांग हाओ कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है ना। तभी जांग हाओ उससे कहने लगता है कि यही जो चीज है वो मेरे ब्रदर लॉन्ग ने हमेशा मुझे बचपन से लेकर आज तक यह सिखाई है, और वो उस ब्रदर लॉन्ग की बात करने में लगा हुआ है, इसके पास्ट वाली लाइफ में जिस ओरिजिनल बर्थ से ये आया हुआ है। और यहाँ पर वो एक बार इसके ब्रदर लॉन्ग ने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे आयु को पाने के लिए। खैर जिसने स्टार्टिंग एपिसोड देखे होंगे उसे पता होगा आयु कौन है, वही लड़की बॉडी बिल्डर बन गई थी अचानक से। तभी सिस्टर क्वीन से कहने लगता है कि तुम और यूएया यहाँ से जाओ और जितना जल्द हो सके उतना जल्दी रेनफोर्समेंट को यहाँ पर लेकर आ जाओ, मैं वेइनान को ख्याल रखता हूँ यहाँ पर। ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और जांग हाओ से कहने लगती है कि तुम क्या बकवास करने में लगे हुए हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाने वाली। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे अबंडन कर अकेले यहाँ से भागकर अपनी जान बचाकर निकल जाओ, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम तो मेरे वाले जांग हाओ बिल्कुल भी लगते ही नहीं है, और तुम किस मैन की बात करने में लगे हो, क्या मर्दानगी की बात करने में लगे हो यहाँ पर। तभी जांग हाओ उससे कहने लगता है कि सिस्टर क्वीन मुझे माफ कर देना, लेकिन जिस हवा को तुम हमेशा बचपन से जानती थी मैं वो हवा नहीं हूँ। अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिरकार मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा है। और वो वेइनान को अपनी बाहों में उठाकर वहां से जाने लगता है, और जब इस तरीके से माहौल काफी ज्यादा सीरियस होता है तो वेइनान भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और लाल पड़ जाता है उसका चेहरा। और हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है क्योंकि जो किलर्स है वो ऑलरेडी हमारा पीछे करने में लगे हुए हैं। हमारी सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी ये है कि हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा और रेनफोर्समेंट को बुलाना होगा। प्लीज सिस्टर क्वीन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, आप यूएया के साथ जाओ और रेनफोर्समेंट को फटाफट लेकर आ जाओ। तभी यूएया ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है हाँ वाओ चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए रुकूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सिस्टर क्वीन उसको इतना सीरियस देखती है तो कुछ कह नहीं पाती। तभी यूएया बीच में मजाक वाली बात करते उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाली, मैं भी तुम्हारी तरह मर्दानगी बनना चाहती हूँ। भाई कहना क्या चाहती है, ये मर्दानगी मतलब मैन बनना चाहती है, लेकिन वो कंफ्यूज होती है कि आखिरकार कहना क्या चाहिए, और कहने लगती नहीं मैनली नहीं बल्कि मैं वुमनली बनना चाहती हूँ। जांग हाओ आखिरकार जो जिहान है उसका मतलब क्या हुआ, इस शब्द का मतलब छोड़ो यार, ये तो मतलब एक तरीके से पागल है, इसे कुछ नहीं पता कि ये क्या कर रही है। तभी जांग हाओ उससे कहने लगता है कि तो जो अनदर वर्ल्ड की जो टर्म है उसका इस्तेमाल करना बंद करो तुम। और तभी जांग हाओ उससे कहने लगता है रोते हुए कि यूं है मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो और तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन फिर भी मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पर हम सभी को सर्वाइव करना है तो सिस्टर क्वीन और तुम्हें यहाँ से बचकर जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि जो किलर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। क्या तुम थोड़ा बहुत फील नहीं कर सकती हो कि हम लोग बहुत बार बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं, तुम अभी भी यहाँ पर मजाक के मूड में हो। तभी यूएया उससे कहने लगती है लेकिन मैं ऐसे तुम्हें छोड़कर तो नहीं जा सकती। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम इस तरह की बकवास करना बंद कर, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और तभी यूएया और ज्यादा सीरियस हो जाती है और उससे कहने लगती है कि जहाँ पर अगर मैं अपनी जान बचाकर अकेली बच के निकल भी गई तो जिस वर्ल्ड में जांग हाओ मौजूद नहीं है उस वर्ल्ड में मैं रहकर भी क्या कर लूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती। बात करो दूर बात करो, मतलब इस बात की तुम बारी मत करो कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और जब इतना ज्यादा इमोशनल सीन चल रहा होता है तभी सिस्टर क्वीन कहने लगती है उससे मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जांग हाओ। और ये कहते कहते वो काफी ज्यादा सिंसियर हो रही होती है और वो भी शर्मा रही होती है कहते हुए सिस्टर क्वीन। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि पीछे से कहने लगती है कि जरा इन लोगों के ड्रामा तो देखो किस तरीके से, मुझे तो यहाँ पर स्टेज बुलानी चाहिए थी, ऑडियंस बुलानी चाहिए, यहाँ पर कितना ज्यादा रोमांटिक और सीरियस ड्रामा चलने में लगा होता है। और जब इस तरीके की कन्वर्सेशन चल रही होती है और बीच में जो गुली कर देती है तो चारों के चारों बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। भाई मूड में तो दिमाग में इनके सभी की यही बात हो रही है, भाई हमारा इतना सीरियस मूवमेंट चल रहा था, ये हरामी नहीं तो बीच में आकर उंगली करने लगी। और तभी हमें उसकी लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने मेंबर के साथ आ जाती है, वो भी ब्लैकी बड़े बड़े गुब्बारों के साथ, और कहने लगती है कि बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी और ड्रामा चूहे बिल्ली वाला, खेल खत्म करो इस। और जब इतने ज्यादा लोगों को जांग हाओ देखता है तो वो सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि शिट यहाँ तो कुछ ज्यादा ही लोग आ गए हैं, लगता है कि इस बार हम वाकई में जिंदा बचकर नहीं जा सकते आज। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसको एरो शूट हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट पर, और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी जो कि मेडिकल टीम से थी, उसे होश आने लगता है। ओह सॉरी गाइस, ये वो मेडिकल टीम वाली लड़की नहीं है बल्कि वो डायरेक्टर है, सॉरी गाइस भूल गया गलती से वही। तभी वो डायरेक्टर को होश आता, उसे कई तरीके की आवाज आने लगती है तो वो बाहर निकलने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार इतना शोर क्यों आ रहा है। तभी बाहर देखता है तो वो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है, और बाहर देखता तो कई सारे हेलीकॉप्टर भाई लाइन से लेकर उड़ते हुए आने में लगे हुए होते हैं, इतने ज्यादा हेलीकॉप्टर, ओ माय गॉड। इसको देखने के बाद वो शॉक होते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसा क्या चलने में लगा हुआ है, इतने सारे हेलीकॉप्टर आ गए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जांग हाओ को जो कि जमीन पर पड़ा हुआ है, चोट लगी हुई है उसे, और पता चलता है कि इस लड़की के ग्रुप ने जांग हाओ को बुरी तरीके से पीट दिया है। पीटने के बाद जांग हाओ कुछ भी मूव नहीं कर सकता
और रेड मून का दिखाया जाता है आज का दिन, और वो लड़की वहां पर उसके ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। भाई बहुत कुछ दिख रहा है यार, ऐसे मत दिखाया करो, हमारे व्यूअर्स ने सब कुछ देख लिया, बचा ही क्या देखने के लिए। तभी वो आती है और उससे कहने लगती है कि तुम तीनों के तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस लड़के को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो, प्यार करते हो। सही कहा ना मैंने? ओ माय गॉड व्हाट अ सीन। और तभी वो अपनी नाइफ निकालने लगती है और कहने लगती है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है और मार्शल आर्ट जाने की फाइट करने में भी काफी ज्यादा अच्छा है ये बंदा। अगर मैं यहाँ पर जल्दबाजी में नहीं होती तो मैं इसका स्वाद चक्कर जरूर जाती। अब समझ गए होगे ना स्वाद चखने से क्या मतलब है इसका? मतलब वही वही करना चाहती है। अरे यार क्या ही बोलूं, ज्यादा नहीं जाना डिटेल में, बच्चे भी होंगे देख रहे होंगे। लेकिन बहुत ही ज्यादा दुख वाली बात है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। और तभी वो अपनी नाइफ से डायरेक्टली उसको मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अचानक से अपनी नाइफ को रोक देती है और सामने देखने लगती है किसी चीज को। और जब वो ऐसे देख रही होती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि वेनान तुम मिरर में अपना चेहरा देखना चाहोगी कि तुम इस समय पर कैसी दिखने में लगी हुई है। तुम्हारा जो चेहरा इस वक्त है वो वाकई में देखने लायक है। फाइनली तुम भी ऐसा चेहरा बनाना जानती हो। मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आखिरकार तुम्हारा भी दिन ऐसा आ ही गया। तुम यूजुअली देखा जाए तो बहुत ज्यादा सावधानी से ट्रेवल करती हो कहीं ना कहीं जाना हो तुम्हें तब, और तुमने बिल्कुल भी मुझे एक भी मौका नहीं दिया है इतने सालों से तुम पर अटैक करने का। लेकिन तुम इस बार बहुत ज्यादा केयरलेस निकली और तुमने बिल्कुल भी सावधानी नहीं दिखाई। क्या वो सब इसलिए किया है तुमने, वो भी इस लड़के के लिए? और जांग हाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है मार खाने के कारण। दूसरे पर वेई नान को दिखाया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि वेई नान ने रोना चालू कर दिया है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और रोते उससे कहने लगती है, लियू जियो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इस लड़के को यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे इस बात का वादा करती हूँ कि तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की हंसने लगती है और जोर जोर से हंसते हुए उससे कहने लगती है, सच में जो भी कहोगे तुम वो करोगे वेनान? तुम मुझसे कहने में लगी हुई है कि मैं इस लड़के को यहाँ से जाने दूं? क्या वाकई में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? जब बारी आती है उसकी जिसे तुम पसंद करते हो, जिसे तुम प्यार करते हो, उन लोगों के मरने की बारी आती है तो तुम कुछ भी करोगी? जब मेरा ब्रदर तुम्हारे हाथों से मारा गया था तब तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, कुछ भी उसे क्यों नहीं छोड़ा था? और हाँ इस बात का ख्याल रखना कि इस बार कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाए। और वो धीरे धीरे करके अपनी नाइफ सबसे पहले तो जांग हाओ के गर्दन पकड़ती है, बाल पकड़ती है, उठाती है और अपनी नाइफ से उसे काटना चालू कर देती है और कहने लगती है कि इस बार कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और भाई साहब क्या ये सीरीज खत्म होने वाली है? इसने भाई इसकी गर्दन काट दी और तभी किसी के बोलने की आवाज आती है, हाँ ये बंदा मर गया। और पता चलता है कि जो जांग हाओ है वो मारा जा चुका है और इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग हो चुकी है। गाइस ये मूवमेंट देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, बट जांग हाओ ये बाला मारा जा चुका है। मुझे नहीं पता सीरीज में आगे क्या होगा। तभी वहां पर किसी के मतलब पिंक कलर के कुछ जाते हुए निकलते हुए दिखाया जाता है। जांग हाओ की आंखें ऑलमोस्ट बंद हो रही होती मरने के कारण और इसे देखने के बाद कहने लगता है कि तुम आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं बल्कि में रेड मून वाली गॉडेस होती है, जो कि उसको मरते हुए देखकर काफी तो खुश हो रही होती है। अब ये नहीं पता मरते हुए देखकर खुश हो रही है या फिर बस ऐसे ही ये कुछ होगा। गॉडेस है भाई, कुछ भी कर सकती है। और जब वो स्माइल करने में लगी हुई होती है बस उसे ही घूरे जा रही होती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो? गॉडेस क्यों पूछ रही है इससे तुम कौन हो? और तभी वहां पर एक ब्लैकआउट आ जाता है पूरी तरीके से और तभी हमें दिखाया जाता है किसी की आंखें खुलती है और ये और कोई नहीं बल्कि मैं जांग हाओ होता है। मैं तो भाई पहले ही प्लॉट खोल दिया, आगे चल के वैसे ही पता चलता। इसकी बॉडी बड़ी हो चुकी है, इसके बाल ब्लैक हैं, वाइट नहीं है। ये वो वाली बॉडी है जब इसमें ट्रांसफर हुआ था ना इस वर्ल्ड में, उससे पहली वाली बॉडी, मतलब इसके ओरिजिनल वर्ल्ड वाली बॉडी। इससे पता चलता है कि वापस ओरिजिनल वर्ल्ड में आ चुका है वहाँ पर मरने के बाद। और अपनी गर्दन को चेक करते हुए कहने लगता है, क्या मैं मर गया? कैसे भाई मैं मर गया था ना? क्या मैं सच में मर गया? जब वो बहुत ज्यादा शौक में होता ही है तभी उसे कोई बगल से बुलाने लगता है, हे हस्बैंड क्या हुआ? और जब वो बात सुनता है तो जांग हाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और मुड़कर देखता है तो कोई लड़की उसके बगल में बैठी हुई होती है और बिना कपड़ों के, वो भी भाई दोनों बिना कपड़ों के हो रहे थे। भाई समझ जाओ क्या हुआ होगा, वही हुआ होगा वही। और तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा शौक में क्यों हो? क्या तुमने कोई नाइटमेयर देख लिया? और तभी जांग हाओ उस लड़की को देखने के बाद शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है, तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा? हस्बैंड? भाई साहब हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि में वेइनान होती है। तो भाई समझ नहीं आया सिचुएशन के बारे में, अभी तक क्या हुआ था भाई? अभी तक तो ये मर चुका था और वर्ल्ड चेंज था और हवा भी पूरी तरीके से अलग था, लेकिन अचानक से इसकी जाकर यहाँ कैसे खुल गई? और इसी तरीके से समय गुजरता है थोड़ी देर का और फेंगोंग ग्रुप का एक बिल्डिंग दिखाई जाती है सबसे पहले तो बहुत बड़ी, और वहाँ पर उस कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय दिखाए जाते हैं। एक गाड़ी रुकती है उनके सामने और वहाँ पर जांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि आसपास की सिचुएशन देखकर मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि यहाँ पर देखा जाए तो मैं वापस से ओरिजिनली अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटकर आ चुका हूँ। यह वह जगह है यहाँ पर मैं पहले मेरी फर्स्ट लाइफ में काम किया करता था। और बात करें वेइनान की जो इस वक्त मेरे बगल में बैठी हुई है, मुझे पता चला है
है कि ये हमारी कंपनी की सीईओ है। तो भाई मतलब उस वर्ल्ड में भी ये सीईओ थी कंपनी की मालिक, और इसमें भी कंपनी की मालिक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब मैं वापस लौट कर आया तो मुझे पता चला कि इस वर्ल्ड की जो वेइनान है वो मेरी फियांसे है, यानी कि मेरी वाइफ। और वेइनान भाई साहब बहुत ज्यादा खुश होती है और अपना मोबाइल चला रही होती है बैठकर आराम से कूल। भाई वेइनान का मुकाबला कोई कर सकता है क्या? और इस सिचुएशन को देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगा होता है कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन में मैं फंसा हुआ हूँ ये सब जरूर उस मून गॉड्स ने किया होगा। वेइनान इसको इतने ज्यादा सोच में देखती है तो कहने लगती है कि आखिरकार तुम क्या सोचने में लगी हुई हो ज़ांगा? क्या जो मैं प्रपोजल मैंने तुम्हें दिया था कि तुम अपने डेट को मेरे घर में हमारे घर में लेकर आओगे ताकि हम साथ मिलकर रह सकें, क्या तुम इसके बारे में तुमने सोचा? ये बात सुनने के बाद ज़ांगा सफराद हो जाता है। वेइनान उससे कहने लगती है कि हम लोग अगर एक बच्चे को पालेंगे तो वो हमारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, और अगर तुम्हारे डैड भी हमारे घर पर आ जाते हैं तो हमें इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वो आ जाएंगे, तुम अपने डैड का ख्याल भी रख सकते हो। वैसे भी हमारा नया जो घर है वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, जो भी रूम में चाहे वो तुम्हारे डैड रह सकते हैं वहाँ, वो भी बिना किसी परेशानी के। और फ्यूचर में अगर हमारा जो बच्चा है उसका भी ख्याल तुम्हारे डैड रख सकते हैं जब हम लोग मौजूद नहीं होंगे। क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? और वो अपने पेट पर हाथ रखने लगती है। इससे पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट वगैरह ऐसा कुछ है, और उसके हाथों में वो रिंग देखता है। और वो उसे जब ये बात पता चलता है कि वेइनान प्रेग्नेंट है, वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शर्मा जाता है। इसे अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आता कि चल क्या रहा है सिचुएशन। और तभी वेइनान को दिखाया जाता है जो कि ज़ांगा की टाई पकड़ती है और उससे कहने लगते हैं, क्या तुम इस बारे में फिर से भूल गए? हम लोग इस बात को एग्री हुए थे कि जब भी हम लोग अकेले होंगे तब मुझे वाइफ कहकर बुलाओगे तुम। और वो बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। ज़ांगा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, और वो बहुत ज्यादा लाल पड़ जाता है शर्म के मारे। खैर दोनों के दोनों पड़ गए लाल, और घबराते उससे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात थी क्या, मैं बस थोड़ा सा भूल गया था। तभी उसको वेइनान को कुछ लगता है और कुछ नोटिस कर लेती है। तभी ज़ांगा इसको इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से बात करते हुए उससे कहने लगते हैं, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जिस तरीके से व्यवहार करने में लगी हुई है बिल्कुल उसी वेइनान की तरह है जैसे कि जिस वर्ल्ड से मैं अभी भी लौट कर आया हूँ। और तभी वो शर्माते हुए वेइनान को वाइफ कहकर बुलाने लगता है। और ये बात सुनने के बाद वो वेइनान काफी खुश हो जाती है। उससे कहने लगती है कि अच्छा अब हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात, तुमने अब उससे सही कर दिया ना? अच्छा ठीक है मैं और तुम्हें ज्यादा बिजी नहीं रखने वाली। अब तुम्हें जल्द से जल्द अपने काम पर जाना होगा, मैं वापस तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगी जब काम खत्म हो जाएगा। तभी वो कहने लगता है, अच्छा ठीक है मैं काम पर जा रहा हूँ। और जो ड्राइवर होता है भाई साहब उसे पता ही नहीं चल रहा होता क्या है, मतलब सारे के सारे सीन देखने में लगा हुआ है, ऐसे कोई घंटा नहीं पड़ने वाला ड्राइवर है। और मन में सोचते ज़ांगा कहने में लगा हुआ होता है कि मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे उस वर्ल्ड में मरने के बाद मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ जाऊंगा लौटकर। अगर मैं वाकई वहाँ पर जो वाला ज़ांगा हुआ है वहाँ पर उसके मरने के बाद मैं वाकई में अपने इस वर्ल्ड में लौटकर आया हुआ हूँ, तो यूहे और सिस्टर को उनके बारे में क्या हुआ? क्या उन मर्सनरीज के द्वारा उन दोनों को भी मार दिया गया होगा? और उसका सर दुखने लगता है सोचने के कारण, और कहने लगता है शिट, अंत में आकर मैं उन दोनों में से किसी को भी नहीं बचा पाया, आई मीन इन तीनों में से। और तभी अचानक से दिमाग में ख्याल आता है और कहने लगता है कि अगर मैं सोचूं ध्यान से तो आखिरकार जो सिस्टर क्वीन है और जो यूए है वो इस वर्ल्ड में क्या करने में लगे होंगे। पहले तो जो मेरी सिस्टर क्वीन थी वो काफी ज्यादा फेमस डॉक्टर थी, लेकिन इस वर्ल्ड के बारे में नहीं पता करते हैं चलो। और वो कंप्यूटर में ज़ांग क्वीन के बारे में सर्च करने लगता है, और वो जब सर्च रिजल्ट देखता है तो वो भाई पसीना पसीना होने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस वर्ल्ड में जो सिस्टर क्वीन है वो ज़ांगा से कभी मिली ही नहीं और इसके चक्कर में वो कभी डॉक्टर बनी ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो यूए के बारे में क्या? और तभी यूए के बारे में भी सर्च करने लगता है, जहाँ पर बताया जाता है कि जो मिन फैमिली है वहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर फैमिली है, और वांडा कंपनी के फाउंडर भी और डायरेक्टर के तौर पर सर्व करती है और काफी ज्यादा अमीर है, और टॉप 500 रिच फैमिलीज में आती है उनकी रैंकिंग। और इसका रिजल्ट को देखते हुए कहने लगता है मन में सोचते हुए कि जो यूए की फैमिली है वो मेरे पिछले वर्ल्ड में मिलिट्री फैमिली थी, लेकिन अब वह एक वेल्थी बिजनेसमैन फैमिली बन चुकी है। और हमारे इस ओरिजिनल वर्ल्ड में जिसमें मैं मौजूद हूँ, इस वर्ल्ड में मेरा उन दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार वह लोग अपनी जिंदगी किस तरीके से जी रहे होंगे। भले ही मैं अपने इस ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटकर आ चुका हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं वेइनान का फियांसे बन चुका हूँ, उसका हस्बैंड बन चुका हूँ। तभी अचानक से वो सोचते हुए क्या लगता है, जरा एक मिनट रुको, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मैं इस कंपनी की इतनी बड़ी प्रेसिडेंट को सीड्यूस करने में कामयाब कैसे रहा। भाई हम भी जानना चाहते हैं ये बात, तो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं ये बात। और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे उस प्रोसेस के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है, कोई मेमोरीज नहीं है कि आखिरकार इस प्रोडक्ट नंबर का मतलब क्या है, और मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार मैंने वेइनान को पटाया तो पटाया कैसे। और तभी वो एक बस में जाकर कहीं जाने लगता है और कहने लगता है मन में सोचता है, जिससे पहले कि मैं कुछ सोचूं उससे पहले ही मैंने अपनी कंपनी से बाहर निकलकर इधर उधर घूमना चालू कर दिया। मैं जाकर ध्यान से सोचूं तो ये वर्ल्ड को मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा फैमिलियर है, लेकिन दूसरी तरफ सोचा जाए तो बहुत ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा अनजान सा लगने लगा है सेम टाइम पर ही। फाइनली मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जो जगह पर मैं पहले रहा करता था, उस घर में जिस जगह पर वो फर्स्ट लाइफ में रहा करता था।
और कहने लगता है कि यहाँ पर मेरा घर है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे जो डैड है वो यहाँ पर किस तरीके से रह रहे होंगे। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वीनन पीछे से आ जाती है और उससे कहने लगती है, हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो? आखिरकार तुम्हारी जॉब खत्म होने से पहले तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए? और तभी जो जांघा उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी वीनन उसकी तरफ आने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सरप्राइज तैयार कर रखा था, लेकिन यहाँ पर तो मेरा जो सरप्राइज था सब कुछ फेल हो गया क्योंकि और तुम ऑलरेडी जल्दी आ चुके हो। तभी जांघा को सरप्राइज होते पूछने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम किस सरप्राइज की बात कर रही हो? तभी वीनन उससे कहने लगता है, क्या तुम ये बात भूल गए हो कि आज तुम्हारा बर्थडे है? सच में? मैंने ऑलरेडी हमारे जो डैड है उनसे बात कर ली है इस बारे में। हम लोग ऑलरेडी तुम्हारे घर पर खाना बनाने वाले थे तो इस तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी के सभी लोग मिलकर साथ में सेलिब्रेट करने वाले थे। ये बात सुनने के बाद जांघा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, क्या आज मेरा सच में बर्थडे है? और वो अजीब से घबराते हुए उससे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है। और जब वीनन उसको इस तरीके से देखती है तो कुछ भी कह नहीं पाती और सीरियस मूड में आ जाती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर कोई परेशानी है? ये बात सुनने के बाद जांघा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात ये है कि मैं तुम इस तरीके से मुझसे स्वीटली और काइंडनेस तरीके से बात करने में लगी हुई है ना, इस चीज की मुझे आदत नहीं है, बहुत ज्यादा अचानक से ऐसे कर रही हो ना इसलिए। ये बात सुनने के बाद वीनन गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम पर्सनल अटैक करने में लगे हो इस तरीके से मेरे ऊपर? तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है, जांघा मेरे इस वर्ल्ड में ट्रांसफर होने से पहले मेरे वीनन के साथ इस तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं था मेरा, यहाँ तक कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता भी नहीं था उस वर्ल्ड में, और इस तरीके से मैं वीनन के साथ अपनी पूरी की पूरी जिंदगी नहीं काट सकता। और वो खांसते हुए उससे कहने लगता है कि वाइफ हम लोग इस तरीके से यहाँ पर बातें करने में लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ही बहुत ज्यादा अजीब चीज है, हम लोग यहाँ नहीं बात कर सकते। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड और पावरफुल लड़की मुझ जैसे लड़के से प्यार कैसे करने लगी, मुझे समझ नहीं आया। मैं तुम्हारा हस्बैंड कैसे बन गया? मैं तो बस एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ, तुम्हें मैं पसंद क्यों आया? ये बात सुनने के बाद वीनन उससे कहने लगती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम क्या बकवास करने में लगे हुए हो? तुम आज कुछ अजीब तरीके से वियर्ड तरीके से व्यवहार करने में लगे हुए हो, तुम जिस तरीके से हमेशा व्यवहार किया करते तुम वैसा बिल्कुल भी नहीं हो। और तभी उसे गले लगाने लगती, क्या तुम पर किसी चीज का ज्यादा प्रेशर है जिसके कारण तुम काफी ज्यादा घबराने में लगे हो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी बॉडी में कोई दिक्कत है या कोई थकान वगैरह तो मैं उस थकान को दूर भगाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें बस रिलैक्स करने की जरूरत है। और वो उसके चेहरे को जिस तरीके से पकड़ रही होती है, भाई सिचुएशन अभी भी रिवर्स ही ऐसा लग रहा है, भाई जी इनिशिएटिव खुद लेने में लगी हुई है, खुद जाकर कर रही है सब कुछ, तो हमारा जांघा तो कुछ कर ही नहीं पाता। यहाँ पर वीनन उससे कहने लगती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली बस मुझसे शादी कर लो, हम दोनों अपनी लाइफ जिंदगी भर हैप्पी हैप्पी बिताएंगे। और भाई दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, मूड बन जाता है कतई उन दोनों का। और तभी वीनन उसके चेहरे पर किस कर देती है। ये देखते हुए जांघा काफी तो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है बहुत ही बकवास, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्या अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जो डैड है वो ऑलरेडी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पर वो लोग उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर जांघा रहा करता था और वो काफी ज्यादा सोच में होता है सिचुएशन को देखने के बाद। और दिखाते हैं हमें उसके डैड को जो कि अपना जो भी है पीने में लगा हुआ है कुछ, और वो अपने डैड से पूछने लगता है, क्या डैड आप इस बात को लेकर श्योर हो कि वीनन हमारे इस घर पर इस तरीके से एक नाइट गुजारेगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तभी उसके डैड कहने लगते हैं, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वीनन को दिखाया जाता है जो कि उस किचन में जाने की बात को करने लगती है। तभी जांघा उससे कहने लगता है, लेकिन हम आपको तो ये पता ही होगा कि हमारे इस घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम है और 1 लिविंग रूम है, क्या मुझे आपके साथ रहना चाहिए? ये बात सुनने के बाद उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी लाइफ के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है जांघा। तभी उसका डैड उससे कहने लगता है, क्या तुम कुछ कर नहीं सकते हो? क्या तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर हो गई है? तभी वो उससे कहने लगता है, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम जब तो उम्र हो जाती है ना लोगों की तो उनकी बॉडी में इतनी ज्यादा ताकत नहीं बचती। अगर वाकई में तुम्हारी कोई परेशानी है तो तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए और उसे सॉल्व करना चाहिए और अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम दोनों कपल को इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, तुम्हें शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद जांघा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था डैड। तभी उसके डैड उठते हैं और वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम जाओ और वीनन का तुम ख्याल रखो और उसकी मदद करो बर्तनों को धोने में, मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। वैसे तुम्हें हैप्पी बर्थडे, तुम्हें बर्थडे के मुबारकबाद। और वो कहने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। इसको देखते हुए जांघा काफी सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसके जो डैड होते हैं वो उस कमरे में जाने के बाद उस अपने कमरे के दरवाजे का लॉक लगा लेते हैं ताकि ना आवाज आए ना कुछ। और इस सिचुएशन को देखने के बाद जांघा समझ जाता है कि उसके डैड क्या कहना चाहते हैं, और हमारे व्यूअर्स भी वही समझ जाओ क्यों बंद कर लिया, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं फिर तो उस छोटे से घर में ये लोग। और इस तरह का व्यवहार देखते हुए वो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। और तभी वहां से उठने के बाद वीनन के पास जाते हुए उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, जरा 1 मिनट रखो, और अपनी स्लीव्स को ऊपर करने लगता है। और वीनन से देखकर सरप्राइज हो जाती है और शर्माते हुए इससे कहने लगती है कि कल रात को मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लिए थे, तो तुझे तो कहने वाली ही बात थी और मैं समझ सकती हूँ कि तुम आज नहीं कर सकते, तो तुम्हें इतने ज्यादा शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद हाव बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुमने मेरे और डैड की बात वाकई में सुन
ब्यूटीफुल्ली। मतलब यार इसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है हाँ हाँ ऐसा कह रहे हो। और तभी वो जो वेइनान होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और उससे कह रही होती है शर्माते हुए, क्या मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांगने में लगी हुई हूँ? अगर ये वाकई में तुम्हारी बॉडी के लिए ज्यादा है तो हम लोग रुक सकते हैं, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। और जब बात इस तरीके की बढ़ जाती है तो भाई साहब हमारा हवा बहुत जो सरप्राइज हो जाता है और उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है। और शौक होते हुए क्यों लगता है कि ये बात तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि मैंने और वेइनान ने ऑलरेडी वो कर लिया है। वो समझ गए ना, वो कर लिया, इसे पता नहीं है क्योंकि ये तो अभी अभी आया ना इस वर्ल्ड में। और तभी वो वेइनान की जितनी बॉडी होती है ना वो सभी को टेस्ट चेक करने लगता है, देखने लगता है घूर घूर के। भाई साहब उसको देखकर इधर देखने लगता है ताकि कंफर्म कर रहा है ना कि हाँ यही किया था। और वो सोचते दूसरी तरफ कहने लगता है लेकिन मेरे साथ इसके साथ कुछ भी किया हुआ मेरे पास इसकी मेमोरी तो है ही नहीं है, इसका मतलब मैंने तो कभी किया ही नहीं है इस बारे में कुछ। और भाई शर्माने लगता है इस बारे को सोचकर, मतलब कुछ भी याद नहीं है इसको। और तभी वो बात को टालने के लिए उससे कहने लगता है कि जो आफ्टरनून में मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा था उस बारे में मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ वेइनान, क्या तुम्हें अभी भी याद है हमारी फर्स्ट मीटिंग, आखिरकार हम लोग कैसे मिले? तभी वेइनान उससे कहने लगते है कि जब लोग मैं एक मैनेजर हुआ करती थी कंपनी की, तब हम लोग मिले थे। कंपनी के द्वारा एक पार्टी रखी गई थी, उस पार्टी में एक कस्टमर आया हुआ और वह काफी ज्यादा वेल्दी था और काफी ज्यादा अमीर बंदा था जो कि मुझे उस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हरास किया करता था, कोशिश किया करता था हरास करने की। और सिर्फ उसके लिए इतना काफी नहीं था बल्कि मैं इसने गंदे तरीके का भी इस्तेमाल किया, ड्रग्स का इस्तेमाल किया और वो मुझे चुपके से वो ड्रिंक पिलाना चाहता था। और उसी वक्त तुम आते हो तभी जांगा को दिखाया जाता है जो कि उस बुड्ढे की चाल को नाकामयाब करने के लिए उससे बोलने लगता है कि जो वेइनान है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो आई मीन जो मेरी वाइफ है। वेइनान इस वक्त उसकी वाइफ ना जानता भी नहीं था, उसे बचाने के लिए बस कह रहा है कि मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और वो इस ड्रिंक को नहीं पी सकती और इसका हस्बैंड होने के नाते मैं उसकी इस ड्रिंक को पीने में मदद कर देता हूँ। ये बात जानने के बाद वो बुढ़ा टकला काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी वेइनान उसे बताने लगती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम कहाँ से आए और तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम यहाँ पर कूद पड़े मुझे बचाने के लिए। और तो और उस वक्त तुमने आखिरकार तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने मेरे हस्बैंड होने की या फिर मेरे फियांसे होने की इस तरीके से एक्टिंग करने लगे और प्रिटेंड करने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे बचाने के लिए तुम्हें जो ड्रिंक थी वो भी खुद ने पी ली और जैसे ही तुमने उस ड्रिंक को पिया तुम डायरेक्टली जमीन पर आकर गिर गए, बेहोश हो गए। इसको देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग शॉक हो गए। जहाँ पर तुम वहाँ पर गिरने के बाद उससे कहने लगे कि इस ड्रिंक के में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें ये ड्रिंक नहीं पीना चाहिए वेइनान। ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ और चिल्लाते हुए उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे क्या कर ये सब का मतलब क्या था मिस्टर चैन, आपने ऐसा हरकतें दिखाने की क्यों की, कोशिश भी क्यों? तभी वो टकला उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, चिल्लाते हुए घबराते हुए, मैंने जो ड्रिंक में जो मिलाया था वो एफ्रोडिक्स था ना कि कोई जहर वगैरह। और उसकी पोल वहाँ पर खुल जाती है और सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाता है कि ये इसके साथ कुछ करना चाहता था, गंदी हरकत वगैरह। और बाद में हम दोनों ने मिलकर पुलिस को कॉल कर दिया और मिस्टर चैन को पुलिस के द्वारा पकड़ ले जाया गया। और तभी बाहर के सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर दोनों के दोनों खड़े हुए होते हैं और वेइनान उनसे कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर तुमने मुझसे कहा था आई मीन जो जांगा है वो वेइनान से कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया था। जब मैं जमीन पर गिरने की एक्टिंग कर रहा था तो मेरी जो नाक है वो जमीन पर टकरा गई थी, इससे खून निकलने लगा और कुछ नहीं। तभी वेइनान उससे पूछने लगते कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि जो वाइन जो मुझे पिलाने वाला है उस वाइन में कुछ ना कुछ परेशानी। तभी जांगा उससे कहने लगता है क्योंकि मैं इसे काफी समय से देखते हुए आ रहा था और ये वाइन में कुछ मिला रहा था उस वक्त। ये बात सुनने के बाद वो सफेद हो जाती है, जहाँ पर जांगा उससे कहने में लगा होता है ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये वाला जो कस्टमर है वो काफी तो हॉर्नी और वो काफी ठरकी है और मैं इस बात को लेकर चिंता में था कहीं वो तुम पर अटैक ना कर दे। और जैसा कि मैंने सोचा था इसने वैसा ही करने की कोशिश भी की। ये बात सुनने के बाद वेइनान उससे पूछने लगती है कि जरा एक मिनट रखो, आखिरकार तुम मेरे बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों करने में लगे हुए हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मुझे पसंद करते हो? ये बात सुनने के बाद दोनों का चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है, खासकर जांगा होगा और डायरेक्टली कह देता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बात दरअसल ऐसी है कि मैं बस इन सब के जो तरीके हैं उन्हें बिल्कुल भी झेल नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि तुमसे काफी ज्यादा जलते हैं कि तुम जैसी यंग और ब्यूटीफुल लड़की आखिरकार मैनेजर कैसे बन गई, वो भी इतनी जल्दी। और बात रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो मेरा वर्क स्टेशन है वो तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो मैं दूर से मैं तुम्हें देख सकता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और कितनी ज्यादा मेहनत करती हो अपनी लाइफ में, अपने काम को सीरियस भी लेती हो। जब इतनी तारीफ सुनती है वेइनान तो वो शर्मा जाती है और काफी ज्यादा सरप्राइज भी होती है। और तभी जांगा उससे कहने लगता है कि अगर उस कस्टमर ने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया होता तो यहाँ पर सभी लोग जो झूठा झूठा इल्जाम तुम पर लगाने में लगे हुए हैं, क्या ये बात सच नहीं हो जाती? ये बात सुनने के बाद वेइनान उससे कहने लगती है कि तुम इतना कुछ मेरे बारे में जानते हो, तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और तुम मेरी इतने ज्यादा चिंता करने में लगे हुए हो। तभी जांगा घबराते हुए उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस एक अच्छा बंदा बनना चाहता था और तुम्हारी मदद करना चाहता था और जस्टिस दिखाना चाहता था, मतलब इंसाफ करना चाहता था, किसी के साथ बुरा नहीं होने होते देख सकता। ये बात सुनते हुए वो भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट जैसा
चेहरा बनाती है और उससे कहने लगती है, सच में तुम ऐसा करना चाहते थे? ये ऐसा चेहरा एक्सप्रेशन देखने के बाद जांगा उससे कहने लगता है, चिल्लाता है कि आखिरकार तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि तुम बहुत ज्यादा पछता रही हो, बहुत ज्यादा निराश हो मेरा ये डिसीजन सुनने के बाद। और इस तरह की मजाक वाली बातें सुनकर वो हंसने लगती है और डायरेक्टली उससे पूछ लेती है, तो अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ क्या कोई ऐसी बंदी है या फिर कोई लड़की है जैसे तुम पसंद करते हो, डेट वेट कर रहे हो किसी को? तो वो जांगा उसे मना कर देता है और बताने लगता है, क्या तुम अभी भी इतनी सिंगल हो, मतलब इतने बड़े हो गए फिर भी? ये बात सुनने के बाद जांगा उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो शब्द है वो डायरेक्टली मेरे दिल पर लग रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई तुम्हारा दोस्त वगैरह नहीं है? तो ये वेनान कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वेनान शर्माते हुए उससे कहने लगते हैं कि उसी दिन से हम दोनों के जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया। तभी जांगा पीछे से आता है और उसे गले लगा लेता है, और जब वह गला लगा रहा होता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस होता है, जिसको देखकर वेनान कहने लगती है, हस्बैंड क्या हुआ? और काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और तभी जांगा गले लगाने के बाद मन में सोचते शर्माते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि जब वेनान इस स्टोरी के बारे में मुझे बताने में लगी तो वो कितनी ज्यादा सीरियस थी। मुझे पता है कि मेरे पास ये कोई स्पेसिफिक मेमोरी मौजूद नहीं है, लेकिन जब मैं स्टोरी को सुनने में लगा हुआ था तो मेरे दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया है, बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था मेरे दिल में, हैप्पीनेस। अब मुझे समझ में आया गया है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद वेनान से मिलना वाकई में मेरे लिए सबसे ज्यादा किस्मत वाली बात थी। और तभी वो वेनान को बुलाता है काफी सीरियस मोड में, जिसको देखकर वेनान सरप्राइज हो जाती है। यहाँ पर जांगा उससे पूछने लगता है, वेनान क्या तुम्हें पैरेलल वर्ल्ड्स में वाकई में भरोसा है? ये बात सुनने के बाद वेनान कुछ नहीं कहती है और आगे देखने लगती है और उससे कहने लगती है, पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में पूछ रहे हो तो आखिरकार तुम अचानक से इसके बारे में क्यों पूछने में लगे हुए हो? ये दोनों के दोनों काफी देर क्लोज लग रहे हैं। तभी जांगा उसे बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम इस बात पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैंने बहुत लंबा ड्रीम देखा था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसे मैं ड्रीम भी नहीं कह सकता, वो सब कुछ रियल था। और उस दूसरे वर्ल्ड में वेनान तुम भी एग्जिस्ट किया करती थी और तुम मुझे परस्यू करने में लगी थी, मुझे हासिल करना चाहती थी। लेकिन उस वर्ल्ड को लेकर जो हमारी रिलेशनशिप थी वो खैर इतनी ज्यादा खास नहीं थी। सीधे शब्द में कहो तो हम लोग कॉमरेड साथी थे, क्योंकि तुम मेरा उस दुनिया में सबसे ज्यादा बिगेस्ट सीक्रेट जानती हो। लेकिन उस वर्ल्ड में दो ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में मैं चिंता करता हूँ और मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे कारण उनकी जान बहुत ज्यादा खतरे में पड़ चुकी है। शायद वो लोग ऑलरेडी मर गए होंगे, और अंत में आकर जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया, मुझ पर इतना ज्यादा बिलीव किया, मैंने उन लोगों को आकर धोखा दिया, उनकी फीलिंग्स को धोखा दिया और उन्हें कुछ भी सच नहीं बता पाया अपने बारे में। मैं अभी भी नहीं कह सकता कि आखिरकार ये सब क्या है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ इस बारे को लेकर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा अभी की सिचुएशन को लेकर, और अभी की सिचुएशन में मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हूँ। तो अब मैं सिर्फ तुम पे ही कन्फेस कर सकता हूँ, सब कुछ तुम्हें ही बता सकता हूँ और कोई बताने वाला है भी नहीं। ये बात सुनने के बाद वेनान अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगती है और उसकी तरफ बढ़ती है और उसके चेहरे को पकड़कर उससे खींचने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार अगर तुम मुझे नहीं बताओगे अपनी वाइफू को तो आखिरकार तुम किसे बताओगे? और कहने लगती है कि अगर ये पॉसिबल होता तो मैं तुम्हारे साथ वाकई में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पर किसी पछतावे में जिंदा रहो। ये बात सुनने के बाद जांगा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसने मेरी बात पर भरोसा कर लिया और ये इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रही हो। तभी वेनान उससे कहने लगती है कि अगर तुम हमारा किसी से गरज हो, किसी से बदला लेना चाहते हो तो मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि तुम अपने दिल के अंदर इतना घुट घुट कर मरते रहो। अगर तुम्हारे दिल में वाकई में किसी चीज का कोई पछतावा हो तो तुम्हें उसको पछतावे को पूरा करने के लिए जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व कर पाओगे। और भाई इस समय पर वेनान कतई चेहर लग रही होती है और जिस तरीके से ये कहने में लगी हुई होती है तभी जांगा को कुछ अजीब सा लगने लगता है और कहने लगता है, वेनान तुम। और तभी वेनान उसके बहुत ज्यादा नजदीक आने के बाद उससे सरप्राइज में कहने लगती है, क्या तुम अभी अचानक से इस तरीके से एक्ट करने में लगे थे जैसे कि हम पहली बार मिले हो? ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वही वाली वेनान हो जो कि उस वर्ल्ड में थी, और घबराते उससे कहने लगता है, जहाँ की तुम्हारा बोलने का जो बातें करने का जो तरीका है वो भी उसी की तरह है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसे? और तभी वेनान इस मौके का फायदा उठाने लगती है और डायरेक्टली जांगा को इसके लिप्स पर जोरदार किस कर देती है। खैर ये इतनी ज्यादा जोरदार नहीं होती जितनी मतलब उधर थी गुफा में, बिल्कुल जोरदार दबा के, उतनी तो नहीं थी लेकिन फिर भी हो गई। और ये देखने के बाद जांगा को उस मोमेंट्स के बारे में याद आने लगता है जब उन लोगों ने पहली बार अपनी शादी की थी। सारी की सारी मेमोरीज, ऐसा पॉसिबल हो सकता है जो मेमोरीज आपको लास्ट एपिसोड में दिखी थी जब वो बेहोश हो गया था, याद होगा आप सभी को, तो शायद ये इसी की फ्यूचर वाली मेमोरीज थी, सारी की सारी फ्यूचर पास्ट वगैरह। तो मैंने तो पहले बता दिया था ऐसा ही कुछ होगा। और जैसे ही वो किस करता है तो उसे सारी की सारी मेमोरीज आ जाती हैं कि जब किस तरीके से वो इस वर्ल्ड में मिला, इसने किस तरीके से इसके साथ शादी की और किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताने में लगा था। जहाँ पर वेनान उससे कहने लगती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम किस दुनिया में चले जाओ, भले ही तुम दूसरे ही वर्ल्ड में क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें वहां पर
भी ढूंढने के लिए आ जाऊंगी और तुम्हें इसी तरीके से टाइट पकड़ कर रखूंगी ताकि तुम मुझे छोड़कर ना जा पाओ। ये बात सुनने के बाद ज़ांगा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उससे कहने लगता कि भाई भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और अचानक से सब कुछ रेड होने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये ब्लड मून क्या है, ये वापस से ब्लड मून का फेनोमेना क्यों हो रहा है यहाँ पर। और तभी उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती है और डबी नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाती है और इससे पता चलता है कि वेइनान ये वही वाली है जो कि उस वर्ल्ड में थी। और वेइनान वहां पर उदास खड़ी रह जाती है अकेली जिस तरीके से, और देखती रहती है किस तरीके से इसका हस्बैंड यानी कि ज़ांगा गायब हो जाता है और कह रही होती है कि ये जो मेरा सपना था वो इतनी जल्दी तरीके से डिसअपीयर्ड हो गया, क्या अब मेरी बारी है गायब होने की यहाँ से। तभी किसी को आते हुए दिखाया जाता और वे कोई और नहीं बल्कि मैं गॉडेस होती है जो कि वेइनान से कहने लगती है अच्छा तो यह थी तुम्हारी चॉइस, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा पसेसिव होगी और तुम उसे हासिल करना चाहोगी और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहोगी। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सपने को पूरा कर सकती हूँ, तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती हो और तुम अपने आप के मतलब उसे अपने लिए ही हासिल कर सकती हो। और अगर तुम इस वर्ल्ड में उसके साथ रहना चाहती हो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ज्यादातर देखो क्योंकि उसकी जो किस्मत का धागा है वो दूसरों के हाथों में है, उसने ऐसा ही किया है ना। और अगर वो किसी तरीके से यहाँ से निकलकर वहां पर पहुंच भी जाता है तो लेकिन तुम्हें उसे हासिल करने के लिए दूसरों के साथ कम्पीट करना ही पड़ेगा। ऐसा मतलब इसके साथ अकेला नहीं होने वाला, मतलब यूए और सिस्टर क्वीन भी आने वाली है आगे। कई वेइनान उससे कहने लगती है कि अगर वाकई में यही तरीका है ज़ांग हाओ को वापस से जिंदा करने का तो हाँ हमारे पास कोई चारा नहीं है। और मुझे उम्मीद है इस बात की वो दोनों के दोनों जो लड़कियां हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही यही चॉइस करेंगे जो मैंने की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गॉडेस है शायद ऐसा थ्योरी है मेरे हिसाब से कि इसने कोई ऑफर किया होगा इसको जिंदा करने का ज़ांग होगा, वो इसने तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया। और तभी वेइनान भी काफी कॉन्फिडेंस में गॉडेस से कहने लगते हैं कि एक बात का ख्याल रखना कि मैं सबसे ज्यादा जिस चीज में कॉन्फिडेंट हूँ वो है कम्पीट, मैं किसी से कम्पीट करने में कभी हार नहीं मानता और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर गॉडेस भी खुश होती है और कहने लगती है कि मुझे वाकई में तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई। आखिरकार अगर ऐसा नहीं होता तो इतना ज्यादा गेम में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कैसे होता। और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रेयर वाली बात है कि तुम उसके वर्ल्ड में इस तरीके से कोई ट्रिप ली है और तुमने इसके वर्ल्ड में भी जिंदगी बिताई है और ये काफी रेयर बात है। तुम चाहो तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकती हो क्योंकि तुम कभी भी इसके वर्ल्ड को दोबारा नहीं देख पाओगी। और तभी हमें वेइनान को दिखाया जाता है जो कि बाहर आने लगती है और अपने हाथ में जो रिंग पहनी हुई थी उसको देखकर कहने लगती है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा होता कि काश मैं इस रिंग को भी अपने साथ अपने रियल वर्ल्ड में ले जाती। और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी भी गायब होना चालू कर देती है और गायब होते होते वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है उस जगह से। इसे पता चलता है कि ये जो ओरिजिनल वर्ल्ड है वहाँ से वेइनान जा चुकी है। भाई इसकी कुछ थ्योरीज है जो मुझे भी क्लियर नहीं हुई है बट जो भी है खैर हम तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, जो ऑथर है वही कुछ कर सकता है। नेक्स्ट सीन में उसके जाने के बाद हमें ज़ांगा को दिखाया जाता है वापस से जो कि वाइब वाइब चरक के चिल्ला रहा होता है। जहाँ पर वो वाइब वाइब चिल्ला रहा होता है तो उसका जो होश आता है तो वो किसी अपना आगे हाथ बढ़ाकर कह रहा होता है कि अगर तुम क्या बात करने में लगी हुई है वाइब, आखिरकार हम लोग क्यों नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर किसी को दिखाया जाता है जो कि उसका चेहरा पकड़ते उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही पकड़ लिया और वो और कोई नहीं बल्कि वे हमारी प्यारी सी क्यूट सी मिन यूए होती है जो कि उसे पकड़ने के बाद कहने लगती है कि जरा देखो तो जरा तुम कितने ज़्यादा ठगी हो रखे हो, क्योंकि जो हमारा ज़ांगा है उसने उसके गुब्बारों को पकड़ लिया होता है। ज़ांगा सरप्राइज होते हुए उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, ये क्या सिचुएशन हो रखी है। दूसरी तरफ यूए को दिखाया जाता है जो कि उससे कहने में लगी हुई होती है कि यहाँ से तुम हिलने की बिल्कुल भी जरूरत मत दिखाना, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम बिल्कुल भी हिलना मत यहाँ से। और काफी ज्यादा सीरियस भी दिख रही होती है। और तभी ज़ांगा उससे पूछने लगता है क्या तुम मिन यूए हो, क्लासमेट, स्टूडेंट, वो ये पूछने लगता है। लेकिन यहाँ पर यूए कुछ भी पता नहीं है, ऐसा उसके नजरिए से। वो तो हमें आगे पता चलेगा कि वही वाली मिन यूए है जो कि उस वर्ल्ड में थी या फिर ये अलग है। जब उसको ये देखती है कि इसका नाम इसे कैसे पता तो वो टोटली सरप्राइज हो जाती है। दिखाया जाता है किस तरीके से ज़ांगा का जो हाथ है वो उसके गुब्बारों पर है और हमें ये भी पता चलता है कि मिनी यूए के जो छोटे छोटे इतना वो बड़े बड़े हो गए गुब्बारे। तो गाइस आपको एक नया टेस्ट मिला है और इसी तरीके से थोड़ा सिचुएशन चेंज होती है जहाँ पर दोनों के दोनों अपने अपने मोबाइल पर बिजी होते हैं। तभी वो किसी से बात कर रही होती है। तभी ज़ांगा उसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है मिनी यूए को देखते हुए, मुझे लगता है कि अगर मैं सही से सोचने में लगा हुआ हूँ तो जो भी घटना होने में लगी हुई है इस समय पर वो सब सारा का सारा ब्लड मून से रिलेटेड है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इस जगह पर नहीं आ पाता, ये इम्पॉसिबल होता। और लगता है कि मैंने वापस से टाइमलाइन में ट्रेवल कर लिया है क्योंकि अभी की जो टाइमलाइन है वो पिछली टाइमलाइन से कई गुना आगे ज्यादा है। और वो सबसे पहले तो अपने मन को शांत कराता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि अभी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रखी है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। और बात करें उस ब्लड मून गॉडेस के बारे में तो उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो बस मेरे साथ खेलने में लगी हुई है, मुझे इधर से उधर भेजने में लगी है, तब से देख रहा हूँ परेशान कर रखा है उसने। लेकिन ये बात भी सही है कि ये मुझे पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल करने की परमिशन दे रही है या फिर खुद भेज रही है। और तो और जिन लड़कियों को मैं पसंद करता
करता हूँ मैं उनसे मिलने का दोबारा मुझे मौका मिल रहा है। और ऐसा करने से जो मेरी सच्चाई है कि मैं कैसा दिखता हूँ रियलिटी में, उन तीनों की तीनों लड़कियों को जिनको मैं पसंद करता हूँ उन्हें सबको पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं कौन था। और ये सोचने में लगा हुआ होता है अपने ही आप से, तभी यूएया उसको बुलाती है। इसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि यूएया शर्माती है, वो सबसे पहले तो जांगो से माफी मांगती है और उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें गलत समझा और लगता है कि मैंने किसी रॉन्ग बंदे को पकड़ लिया है। तुम्हारा नाम जांगा हो ना, प्लीज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ बीरो चलोगे ताकि तुम इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर सको। ऐसा कर दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी तुम्हारी। और भाई साहब इस समय पर यूएया काफी क्यूट लग रही, काफी नहीं बवाल लग रही होती है क्योंकि बड़ी जो हो चुकी है अब। ये बात सुनने के बाद जो जांगा होता है वो डायरेक्टली एग्री हो जाता है उसकी बात से। तो इस तरह मन में सोचते हुए कहने लगता है क्या जो मिनी यूए है वो इस वर्ल्ड में पुलिस वुमन बन चुकी है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो। या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम भी वेइनान की तरह शायद सबको जानते हुए जानने का ना जानने का नाटक करने में लगे। खैर वो सब छोड़ो, ये सब तो नहीं कहता, ये बस हमारी सोच है। तभी मिन यूए को दिखाया जाता है जी भाई बड़ी होने के बाद तो उसके गुब्बारे ही बड़े हो गए और भाई बाइक पे बैठने के बाद तो कूल लग रही है, कूल धमाल। और बैठने के बाद उससे कहने लगती है कि तुम मेरे पीछे बैठ जाओ बाइक पर, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन पर ले जाती हूँ, हम साथ में चलते हैं ना। भाई इसको देखने के बाद तो हमारा जांघा छोड़ो हमारे व्यूअर्स भी सरप्राइज हो गए माल देखने के बाद। और इसी सिचुएशन के साथ जांघा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली जो यूए है वो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है और इस वक्त कितनी ज्यादा क्लीन है और कितनी ज्यादा कूल है। और वह लोग इसी तरीके से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें यूए को दिखाया जाता है जो कि अपने कैप्टन चैन से माफी मांगने में लगी हुई होती है और कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी कि आपके इंस्टीट्यूशन पर मैंने इस तरीके से गलती कर दी और आपके लिए परेशानी खड़ी हो गई जिसके कारण। तभी उसका कैप्टन उससे कहने लगता है कि कॉमरेड मिन यूए है, हम लोग पब्लिक के सर्वेंट है तो उनकी सेवा करना हमारा काम है और हम जो भी काम करते हैं वो सिर्फ पब्लिक के लिए करते हैं। लेकिन जरा तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी ज्यादा अनॉक्सियस हो। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि तुम भी बहुत ज्यादा इस बात को करने के लिए परफॉर्म करने के लिए अपने जो इंटर्नशिप है ना उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए तुम काफी ज्यादा इच्छुक हो और अच्छा परफॉर्म करना चाहती हो ताकि तुम्हें अच्छे ग्रेड मिले। ये बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी आदत बिल्कुल भी सही नहीं देगी अगर तुम अपनी एबिलिटी को इतना ज्यादा बेकार दिखाओगे। लैक ऑफ एबिलिटी के कारण तुम्हारे पे ये गलत असर पड़ेगा तुम्हारे फ्यूचर पर इससे। तो आगे से ख्याल रखना कि क्योंकि ये छोटा सा केस था उसमें भी अगर तुमने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया होता तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, खासकर तुम्हारे लिए। तुम जाओ और उससे जाकर माफी मांगो। जिसे तुमने अरेस्ट किया है उसको देखते हैं कि आखिरकार उसका क्या रिएक्शन रहेगा, क्या वो तुम्हें माफ करेगा। तभी यूए काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और भाई कितनी औसम लग रही होती है पहले के मुकाबले में और कह रही होती है कि मैं अभी जाती हूँ उनसे माफी मांगती हूँ, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तभी उसके जो कलीग्स होते हैं वो ये सिचुएशन देखने के बाद आपस में बात करते हुए उससे कहने लगते हैं ये तो उस तरीके के एग्जाम्पल है जैसे कि बुरी चीज कर लो अच्छे इंटेंशंस के साथ और बाद में तुम्हारे बॉस के द्वारा तुम्हें पकड़ लिया जाए। और तो और मैंने भी सुना है कि ये जो मिन यूए है वो अपनी फैमिली के कनेक्शन के सहारे यहाँ पर आई है जॉब करने के लिए, इंटर्नशिप के लिए। आखिरकार जो अमीर लोग हैं वो लोग ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं और हम जैसी छोटी जगह पर यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान होने के लिए क्यों आई है। तभी दूसरी लड़की भी यही कहने लगती है कि मुझे भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था जब मैं इंटर्नशिप के लिए जॉइन हुई थी। और इस सारी की सारी सिचुएशन को जांगहाओ एनालाइज करने लगता है और मन में सोचता कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर आने के बाद भी मिन यूए आइसोलेटेड हो गई है और कोई भी उसे इतना ज्यादा पसंद नहीं करता। तभी जांगहाओ बीच में उनकी बात को काटता है और उनसे कहने लगता है कॉमरेड कैप्टन चैन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कॉमरेड मिन यूए है उसने मेरे लिए कोई ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं की थी और तो और मैंने इसको केस को सॉल्व करते हुए काफी ज्यादा मेहनत करते हुए भी देखा है और लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा दिल से चाहती है केस को सॉल्व करना और ये वाकई में दूसरों की सेफ्टी पहले रखती है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ये बिल्कुल भी इनकेपेबल नहीं है। और तो और हमने बस अभी बातचीत की थी, कुछ कन्वर्सेशन की थी इस टॉपिक पर। और तो और हमारी जो मिन यूए है उसने इस केस पर ऑलरेडी क्लू ढूंढ लिया है और जिसने भी जो गुनाह किया है वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा जल्दी। मैंने सही कहा ना मिन यूए कॉमरेड। ये बात सुनने के बाद वो टोटली सरप्राइज होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये बंदा क्या कह रहा है और एकदम से सरप्राइज होता है, कहने लगती है हाँ ठीक है। तभी जांगहाओ मिन यूए का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे इस मिन यूए पर पूरा भरोसा है कि केस को सॉल्व जरूर कर लेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक मौका दो, ये एक ऑर्डिनरी बंदे की अपील है आपसे। और यूए काफी देर सरप्राइज हो जाती है इसको देखते हुए और इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है उस जगह से जहाँ पर हमें यूए को दिखाया जाता है नॉर्मल ड्रेस में, एक सोफे पर बैठी हुई होती है, उसी के बगल में जांगहाओ बैठा होता है। यहाँ पर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही कमरे में हो और वो सारी की सारी डिटेल्स इसे दिखा देती है। तभी जांगहाओ उसको पढ़ने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है जिस केस को तुम सॉल्व करना चाहती हो वो केस एक ठगी बंदे का है जो कि लड़कियों की और गर्ल्स की अंडरवेयर को चुराता है और सीक्रेटली उनके प्राइवेट पार्ट्स की फोटो खींचने की कोशिश करता है, फोटो खींचता है और अपलोड कर देता है इंटरनेट पर। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो जांगहाओ को पहले से जानती है और थोड़ा सा न्यू देखकर थोड़ा शर्मा रही है कि नया उस चीज को बदल के मिल गई वो चीज।
ऐसा कोड लगता है। और तभी यूहे बताने लगती है कि एक टर्की बंदा ऑलरेडी हमारी एक्स सिटी में आ चुका है और यहाँ पर इसने कई सारे क्राइम भी कमिट किए, वो भी अकेले, और कई बार तो टीम में भी काम किया है मिलकर दूसरों के साथ इसने। लेकिन जो क्लू मिले हैं जो रिपोर्ट के द्वारा, जिस बंदे ने ज्यादातर कमाइट वो जो क्राइम कमिट किए है ना, उस पास का जो एरिया है वो जीचंग डिस्ट्रिक्ट का है। और यहाँ तक मुझे लगता है कि जिसने भी ये कमिट किया है वो कम से कम 15 के आसपास, 25 साल के ऊपर का आसपास का बंदा है। और उस बंदे को मैं फॉलो करने में लगी हुई थी उस समय पर, और जब मैं उसको फॉलो करने में लगी हुई थी तभी मुझे तुम मिल गए, जहाँ पर तुम अजीब तरीके से खड़े हुए थे, तुम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे और काफी ज्यादा सस्पिशियस दिख रहे थे, इसलिए मैंने तुम पर मूव किया। और इसी चक्कर में वो रोना चालू कर देती है। भाई इसकी जो मासूमियत वाली आदत है वो अभी भी नहीं गई है फ्यूचर में आने के बाद। और उससे कहने लगते है कि मुझे माफ कर देना, मेरे कारण तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। तभी जांगा उससे कहने लगता है उसके सर पर पैट करते हुए कि तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो क्या तुम मुझे समझते नहीं हो? और तुम मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। और जो भी तुमने किया है, जो भी या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ है, उस बात को तुम दिल पर बिल्कुल मत लो। और जब इस तरीके से वो उसके सर पर हाथ फेरने में लगा होता है तो यू है का जो एक रिएक्शन होता है ना ऑलरेडी वाला, भाई वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जगह को पसंद करती है और वो उसको पैट कर रहा है इसके सर पर, तो सरप्राइजिंग वाली बात तो है। और कहने लगती है तुम चाहते हो कि मैं तुमसे सीखूं कैसे सॉल्व किया जाता है केसों को। ये बात सुनने के बाद हाव हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कॉमरेड मिन यू है, मुझे पता है, लेकिन ये बात सच है कि तुम्हारे जो सॉल्व करने का केसेस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले गलती तो तुम्हारी ये है कि जिस जगह पर क्राइम हुआ है तुम वहाँ पर इंतजार करती रहती हो और इंतजार करती हो कि कब वह क्रिमिनल फिर से कोई गुनाह करे और तुम उसे रंगे हाथों पकड़ लो। लेकिन तुम्हारा जो पुलिस बैज है तुम्हारे कपड़ों पर और तुम्हारी जो बाइक है जो कि हॉर्न निकालती है, साउंड निकालती है पुलिस का, उससे उस गुनहगार को साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम वहाँ पर मौजूद हो। अगर कोई वहाँ पर कोई गुनाह करना भी चाहता होगा ना तो वो तुम्हें देखकर गुनाह नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा बंदा बाई चांस कर भी देता है तो वो बंदा या तो पागल है या फिर वो कोई इंसान नहीं और उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है और कुछ नहीं। और सेकंड गलती ये है कि तुम इस तरीके से जब इंतजार करती हो वो सबसे ज्यादा बेवकूफ वाली मेथड है और तुम बस मेहनत करती रहती हो, वो भी बिना रिजल्ट के। हम लोग यहाँ पर फिशिंग लॉ एनफोर्समेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे पकड़ने के लिए। जब वे इस मेथड के बारे में सुनती है तो वो सरप्राइज होती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी वो माउस से अपने कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने लगता है और कहने लगता है कि सबसे पहले तो हमें उन स्ट्रेंज वेबसाइट पर जाना चाहिए यहाँ पर वो फोटोज अपलोड होती हैं, ऐसी वेबसाइट जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, और उनके ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लेना चाहिए और सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन करो जो कि सेम सिटी में मौजूद हो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टली जाकर मिन यूया की आंखों को ढकने लगता है और उससे कहने लगता है कि ये बच्चों के लिए ये साइड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो मैंने बिल्कुल भी मत देखो। ये बात सुनने के बाद यूया सरप्राइज होती है और उससे कहने लगती है घबराती हुई कि मैं ऑलरेडी एडल्ट बन चुकी हूँ, तो मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं है ये सब। तभी हवा उससे कहने लगता है कि सेकंड तरीका है कि तुम चुपके से उसके ग्रुप में घुस जाओ और जिसे तुम टारगेट बनाना चाहते हो उससे बातें चढ़ना चालू कर दो और तुम्हारे अगले शिकार के बारे में उसे थोड़ी बहुत डिटेल प्रोवाइड करवा दो। ऐसा करोगे तो वो जरूर वहां पर जरूर आएगा और वो अपनी चैट चालू कर देता है। सामने वाले बंदे से पूछने लगता है कि इस जगह पर इसका कुछ फोटो वगैरह निकालवाना है। और तब बारी हमारी आती है लास्ट स्टेप की, और जो भाई जितना सीरियस दिख रहा होता है उतना ज्यादा सीरियस देखकर मिनी यूया सरप्राइज हो जाती है और वो कहने लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमें फिशिंग के लिए कुछ चाहिए, वो है चारा। तभी नेक्स्ट डे में आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियों को, पीछे मिनी यूया होती है तो आगे कौन है, और आगे कोई और नहीं होता बल्कि में हमारा जांगा होता है जो कि अपना गेटअप चेंज करके आ चुका है लड़की के भेष में बनकर, और कह रहा होता है कि अगर मैंने मिनी यूया जैसी लड़की को किसी पेट के तौर पर चारे के तौर पर इस्तेमाल किया तो मैं बिल्कुल भी नल्ला कहलाऊंगा, तो इसलिए मैं उसका ना इस्तेमाल करते हुए मैं अपने आप का इस्तेमाल करूंगा और मैं यहाँ पर उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आ गया। और जांगा यहाँ पर फर्स्ट टाइम वुमन वाला जो कॉस्प्ले है वो ट्राई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बिल्कुल भाई फिट हो रहा है ड्रेस बंदे पे, और यहाँ पर वो नई ट्रेन आ जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जांगा इस वक्त काफी ज्यादा शर्माने में लगा हुआ है। इसके जो गुब्बारे वो नकली है लेकिन साले ने इतने बढ़ा रखे हैं कि हमारे व्यूअर्स भी एक पल के लिए ये कहेंगे भाई ने फोड़ने में मजा आएगा। और दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक वाली बात है कि मैं इस तरीके की ड्रेस पहनकर यहाँ पर घूमने में लगा हुआ हूँ, और मुझे काफी डर भी है इस बात का, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते। ये बस कुछ कपड़े नहीं है, मुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, तो बस छोटे मोटे कपड़े हैं, इतना तो मैं कर सकता हूँ। और एक असली मर्द इन सब छोटी मोटी चीजों से बिल्कुल नहीं डरता, और जो भी हिडन कैमरा इस्तेमाल करके फोटो खींचता है ना मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। और तभी कोई दिखाता है कि कोई इसका हाथ पकड़ लेता, और वो और कोई नहीं बल्कि मैं हमारी क्यूट सी प्यारी सी मिन यूया होती है जो कि उसको अपनी बाहों में पकड़ने के बाद उससे कहने लगती है कि चलो सिस्टर हम लोग चलते हैं। तभी जांगा उसको ऐसे हरकतें करते हुए देखते मन में सोचते कहने लगता है कि तुम किसी सिस्टर कहने में लगी हुई हो। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मुझे टीज कर रही है। आखिरकार उस यूए के बारे में क्या कहाँ है, उस यूए के बारे में क्या जो कि काफी ज्यादा गुड और काफी ज्यादा ओबिडिएंट थी, मेरी हर बात को माना करती थी। और तभी वो ट्रेन वहां से चलना चालू हो जाती है। तभी दिखाया जाता है सभी लोग उसे ही घूर रहे होते हैं, और जो कोई भी उसकी तरफ देखता है तो मिन यूए काफी ज्यादा गुस्से में उसे ही दोबारा घूरने लगती है, जिसे देखकर वो बुढ़ा भी डरने लगता है। और इसकी इस आदत को रोकते हुए सबसे पहले तो जो जांगा होता है वो उसके गालों को खींचने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो हरकत है, तुम्हारी जो
बीमारी है ना दूसरों को ऐसे घूरने की, उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम्हें देखकर तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहे होगे दूसरों के सामने, और तुम काफी डरावनी भी हो, और जो भी यहाँ पर क्राइम करने के लिए आ रहा होगा वो तुमसे बचकर निकल जाएगा। और इस बात को वो यूए मान जाती है और उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं समझ गई। और तभी जांग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बस में आए हुए, आई मीन इस ट्रेन में आए हुए काफी समय बीत चुका है, क्या जो क्रिमिनल है वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें करने में लगे हुए थे। एक बंदा कह रहा था किसी से कि तुम आज स्कूल के बाद खेलने चलोगे, तभी दूसरा बंदा कहने लगता ना भाई ऑनलाइन चलेंगे भाई, हम तो GTA 5 खेलेंगे। यहाँ पर वो सभी को एनालाइज करते हुए कहने लगता है मन में सोचते हुए कि जो हाई स्किल को स्टूडेंट है उन्हें देखकर लगता नहीं कि ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे। और बात करें इस मिडिल एज्ड मैन के बारे में तो ये ऑलरेडी अपने स्टॉक ट्रेड में फंसा हुआ है, इसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और काफी तो गुस्से में भी है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ ऐसा बंदा होगा जो कि पैसा बनाने में ज्यादा ध्यान देता है। और इस ग्रैंडपा को तो देखो, इस ग्रैंडपा को देखकर भी नहीं लगता कि ये होगा। यहाँ पर देखकर लगता ही नहीं है कि कोई भी सस्पिशियस हो। और वो पागलों की तरह अपने सर पटक पटक कर कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरी जो फिशिंग मेथड है वो काम ही नहीं की हो और मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उस ग्रुप में सभी के सभी लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड काम, क्या मैंने जो भी मेहनत की है क्या वो बर्बाद हो जाएगी ऐसे ही। और जब वो इतना ज्यादा रॉक्सियस जांगा को देखने लगती है यूए है, तो उसके सर पर पैर करते हुए उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी ये मेथड काम नहीं करती है तो हम दूसरी मेथड काम करा लेंगे। और जब इस तरीके से जांगा उसे देखता है तो उससे क्या लगता है भाई तुम कब सीख गई। तभी वहाँ पर जो ट्रेन है वहाँ पर एक जोरदार झटका लगता है। तभी वो कहने लगता है कि मिनी यूए सावधान, और उसे बचाने के लिए उसको पकड़ लेता है। जहाँ पर वो हैंडल को पकड़ने के बाद मिनी यूए डायरेक्टली उसके ऊपर गिर जाती है। और मिनी यूए का जो हाथ होता है ना वो उसके गुब्बारे पर होता है। भले ही वो नकली है बट सिचुएशन तो देखो यार, हो गई ना थोड़ी 18+ सिचुएशन। और मिनी यूए जब उसको पकड़ने लगती है तो उसका चेहरा भी टमाटर तरह लाल पड़ने लगता है और वो खांसते हुए खड़ी होने लगती है। और पूरी की पूरी सिचुएशन में जब लोग देख रहे होते हैं तो वो भी भाई एकदम उनको भी लग रहा होता है भाई ये क्या माल जाके कर रहा है इतना बढ़िया। और सभी के सभी लोग जो लौंडे होते हैं वो जल रहे होते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस सिचुएशन के बाद यूए उससे कहने लगती है जांग हाओ तुम वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस सिचुएशन में फंस जाओ, लेकिन तुम हर सिचुएशन को अच्छी तरह से संभालना जानते हो। तभी अचानक से ये बात सुनने के बाद वो सफरात हो जाता है और तभी सब वापस से खुलता है और एंट्री हो जाती है नए लोगों की। और वहाँ पर जो बस होती है रुक जाती है किसी कारण पर से, तो लोग इस बात के लिए अनसुस होने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या ये कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हमारे सामने या फिर कोई गिर गया। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। और पीछे से एक बंदे को निकलते हुए दिखाया जाता है और जांगा किसी चीज को नोटिस करता है और वो उसको देखने के बाद काफी पानी हो जाता है शर्म के मारे और कहने लगता है मन में सोचते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई मेरे पिछवाड़ों को छूने की कोशिश कर रहा है। और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है और कहने लगता है कि फाइनली मैं जिसका इंतजार करने में लगा हुआ था वो बंदा आ ही गया। और तभी हमें जांगाओ के नीचे वाला सीन दिखाया जाता, नीचे वाला वो वाला सीन नहीं लौड़े अल्लाह तुम चोमू लोगों। तभी दिखाया जाता है कि उसके नीचे एक सूटकेस होता है, आई मीन एक बैग होता है, उसमें से लाइट चमक रही होती है। तो इससे पता चलता है कि ये कैमरा है आई थिंक, और ये फोटो खींचने में लगा हुआ है नीचे से। और तभी जांगा इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके पैरों पर अपना पैर जोर से पटक देता है, जिससे कि वो जो अंकल जी होते हैं वो बहुत ज्यादा दर्द में कराने लगते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं लिटिल गर्ल आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही है, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे जो जूते हैं वो कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी जांगा उससे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम कोई कुत्ते हो, हॉर्नी कुत्ते। मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो तुम बंदे होगे जो कि दूसरी लड़कियों की प्राइवेट पार्ट्स की फोटो खींचते हो तो चुपके चुपके। जब उसकी आवाज सुनता है वो बंदा तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बस एक ठरकी हो जो कि क्रॉस ड्रेस करना जानता है। आखिरकार तुम इस दिन के समय में किस तरीके के टास्क करने में लगे हो बंदे। तभी जांगा भी उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर असली ठरकी कौन है। अगर तुम में वाकई में इतनी हिम्मत है तो जो तुम्हारे हाथों में जो तुम बैग पकड़े हुए हैं तुम मुझे दिखा सकते हो बैग, और इस बैग को पुलिस के हवाले कर पाओगे। तुमने इस बैग का इस्तेमाल किया ताकि सीक्रेटली तुम हमारे प्राइवेट पार्ट की फोटो खींच सको अभी। ये बात जानने के बाद वो अंकल शौक हो जाता है, पसीना पसीना हो जाने लगता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो, तुम ठरकी कहीं के, तुम्हारा तो पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका है, मुझे तुम जैसे बंदे से दूर रहना चाहिए। वो वहाँ से बचने की निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो जांगा उसे पीछे से पकड़ लेता और पकड़ने के बाद वहीं डाल लेता है। और बाकी के लोग देखकर ये सरप्राइज हो जाते हैं, जहाँ पर वो नहीं डालता बल्कि में जो मिनी यूए होती है वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं नीचे पटक के डाल देती है, जिसको देखकर वो अंकल जी चिल्लाने लगता है और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर पब्लिक प्लेस में मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो मिनी यूए उससे कहने लगता है कि मैं पुलिस हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें सजा देने के लिए आई हूँ। ये बात जानने के बाद वो अंकल जी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम सच में पुलिस हो। और तभी वो कहने लगती है मिनी यूए कि मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, ये जांगा हुआ वो कोई ठरकी वगैरह नहीं है, जो ठरकी है वो तुम हो। और इस तरीके से इसने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि जांगा कोई ठरकी वगैरह नहीं है, इसका नाम भी अनाउंस कर दिया। और इस तरीके से सुनने लगता है तो जांगा उससे कहने लगता है यू है तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। और तभी पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है वापस, और आखिरकार उसका जो केस है वो पूरी तरीके से सोल्व हो जाता है, जहाँ पर यूए ने उस गुनहगार को पकड़ लिया और जबकि जांगा ने उसे गुनहगार को पकड़ने में उसकी मदद की थी तो उसे उसके बदले में अवार्ड भी मिला। और तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता है मोबाइल में उसकी जो फोटो होती है वो वायरल हो चुकी होती है, जिसको देखते वो कहने लगता है कि आखिरकार मेरी जो क्रॉस ड्रेस वाली कपड़े वाली जो वुमेन में जो कपड़े पहनते मैं लड़की होके उसकी जो फोटो है वो यहाँ क्या कर रही है, जरा देखो तो जरा मैं इतना ज्यादा वायरल हो चुका हूँ यहाँ पर आने के बाद भी, और सभी लोग मुझे बेवकूफ कह रहे होंगे
और पूरे पूरे इंटरनेट में मुझे बदनाम कर दिया इन लोगों ने। तभी मिनी यूए इससे कहने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी गंदे नहीं दिखते हो, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। मुझे पता है जांगाओ कि तुमने इसके बारे में काफी ज्यादा शायद सुना हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और वो रोना चालू कर देती है। जैसा कि मैंने सोचा था, मैं तुम्हारे बिना अभी भी इन्हें नहीं कर सकती इस कामों को। ये बात सुनने के बाद जांगा उससे कहने लगता है कि तुम, मुझे पता है यूएया, तुम सोशलाइज में इतनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो अभी, तुम अभी इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो कि तुम चीजों को कर सको। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि तुम फ्यूचर में जरूर इसको सीख लोगी और तुम कर सकती हो। तभी यूएया उससे कहने लगती कि नहीं, मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं कर रही। और तभी दिखाया जाता है कि जो मिनी यूए होती है वो अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। और भाई साहब, इस समय पर मिनी यूए का तो बवाल लग रही है। और वो वापस से गले लगाती है उसे और उससे कहने लगती है, वाकई में ये बात जो है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, मेरे कहने का मतलब ये था। जाने कि ये मिनी यूए अभी उसी वर्ल्ड से आई है। और इसी के साथ हमारा ये सारे के सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। जब नए पार्ट्स आएंगे तब नया चैप्टर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी।